सो वेलकम वंस अगेन टू लॉन्चपैड आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बताते हैं आपको कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस इज पार्ट 3 फॉर इकोनॉमी पीवाईक्यूज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द लास्ट 10 इयर्स। सो यूपीएससी के प्रीलिम्स में पिछले 10 सालों में इकोनॉमी के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे एलिमिनेशन मेथड के जरिए आप बिना सारे क्वेश्चन को पढ़े भी सही ऑप्शन को टिक कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन से बच के रहना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं करवानी ज्यादा, अगर एक्यूरेसी अच्छी रखनी है तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड दिस द पार्ट 3। ऐसे ही पॉलिटी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। बिना क्वेश्चन पेपर देखे, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे इफ यू थिंक आप तैयारी कर रहे हैं, बिलीव मी यू आर नॉट। सिलेबस नंबर 1 एंड टू वेरी लार्ज एक्सटेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस द इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स का यूपीएससी सिलेबस देखेंगे उसमें इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम से हर साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, नो एक्सेप्शन। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हमें डिस्कस करना है। इट इज अबाउट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड इसके रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ये एक स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री की? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकंड, इट among other things will also impart training in soft skills, how to communicate, language skills, these are soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy। तो क्या ये सब भी सिखाया जाएगा कौशल विकास योजना में? aims to align the competencies of the unregulated workforce of the country to national skill qualification framework। and command क्या है ये देख लेते हैं। command is correct, कौन से सही हैं? now see, सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी वेबसाइट से कवर करनी चाहिए, पिछले 2 पार्ट्स में भी मैं बता चुका हूं। सो यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, एंड मुझे पता भी लगेगा कि हमारे बैच में जितने ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सीरियस। सो प्लीज लीव अ कमेंट एंड टेल मी गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी वेबसाइट से पढ़नी होती हैं। इसको पूरा कर दो वेबसाइट को, तो ऐसी डिटेल्स आपको वहीं मिलती हैं। अगर रैंडम वेबसाइट से पढ़ने लग गए तो समटाइम्स कंटेंट राइटर्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छोड़ देते हैं, राइट। नाउ हियर द प्रॉब्लम, जो मुझे प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के साथ, वो ये है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उसको ही कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट की स्कीम, वो भी फ्लैगशिप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स, उसको चलाना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट क्या कर रही है? तो मैं मान के चलता हूं, मान लेते हैं अगर मेरे को नहीं पता, ये गलत है। सो सबसे पहले तो एलिमिनेट करें, जहां पर भी ये स्टेटमेंट है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। बच गया 2 तो दूसरी स्टेटमेंट तो सही है, इसको बाद में देखते हैं, पढ़ भी लेंगे, चलो टाइम होगा तो पढ़ लेंगे। लास्ट 3 नंबर स्टेटमेंट, इट एम्स, दिस स्कीम एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स। जो छोटे कारखानों में काम करते हैं या फिर किसी ऐसी बड़ी फैक्ट्री में काम नहीं करते जहां पर उनको ईएसआई मिलती है, दे आर कवर्ड विद द लेबर लॉस, सो दैट इज रेगुलेटेड। इफ अ पर्टिकुलर यूनिट इज कवर्ड अंडर लेबर लॉस, दैट इज रेगुलेटेड। ये अनरेगुलेटेड जितने भी वर्कर्स हैं, वर्कफोर्स है देश में, उनकी कॉम्पिटेंसीज को अलाइन करने की कोशिश करेगी टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, right? Sounds correct. I'm not going to, why am I saying sounds wrong, sounds correct? Because in the examination, in the real exam scenario, आपको सारी स्टेटमेंट सही गलत नहीं पता होती है। 30-40 questions out of 100 आपको पता होते हैं। So I'm just trying to show you कि कुछ और भी चीजें होती हैं अपने गेस को अच्छा करने के लिए। So ये भी सही है स्टेटमेंट। So the right answer is this one. Anyway, देखो याद रखना हमेशा, किसी भी एग्जाम में जब नेगेटिव मार्किंग है, जब आपने 50% ऑप्शंस को एलिमिनेशन के जरिए हटा दिया तो 2 ऑप्शंस रह गए। अब आप अगर तुक्का भी मारो, ब्लाइंड गेस भी मार दो, 50-50 चांसेस हैं सही और गलत के। अगर 4 ऑप्शंस हैं, एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, आप तुक्का मारो तो 25% चांसेस हैं सही होगा, 75% चांसेस है गलत होगा। तो हमें ऐसे ब्लाइंड गेस नहीं लेना चाहिए, एलिमिनेट कर देंगे। 50-50 पे आ गए तो वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, जिसने वो क्वेश्चन छोड़ा
उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, राइट? इफ यू आर फॉलोइंग मी, जस्ट राइट डाउन यस वी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज एलिमिनेशन, इतना लिखो, राइट? सो 50-50 एलिमिनेट कर दिया, वैसे ही हमें सॉल्व करना था। नंबर 2 स्टेटमेंट तो सही हो गई थी, उसको पढ़ के हम क्या ही गेन करने वाले थे। नंबर 3 स्टेटमेंट इज राइट if you know it, or if you think it sounds right, you should be marking the most probable answer. So C is the right answer, right? Question number 1 done, right? अब ऐसा है कि जी PDF जो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे आपके पढ़ने के लिए, करेक्ट और इनकरेक्ट तो मैंने बता दिया, उसमें कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, कैसे क्वेश्चन आता है वो भी हमने देख लिया, इनकरेक्ट करेक्ट देख लिया, लेकिन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज फॉर यू पीपल टू रीड। गेट दिस PDF फ्रॉम टेलीग्राम चैनल एंड रीड, राइट? एज वी आर डूइंग इन अदर पार्ट्स एज वेल। आपको रीडिंग तो करनी पड़ेगी ना, मेरे बता देने मात्र से आप गवर्नमेंट स्कीम्स तैयार नहीं कर लोगे। आगे चलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करें, कम समय में कवर करें, दैट इज माय गोल। आगे चलते हैं जी। NSSO का सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम ही क्या है? सर्वे करवाना, राइट? और वो आपको जो PDF मिलेगी उसमें पता भी लग जाएगा कि NSSO का काम क्या है। एम्प्लॉयमेंट सर्वे करवाना, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे करवाना एंड सो ऑन, राइट? द नेम इज सैंपल सर्वे। सो मतलब सारे देश का सर्वे नहीं होगा, एक देश के छोटे सैंपल साइज का वो कितना बड़ा सर्वे करना चाहते हैं, कितनी क्रेडिबिलिटी चाहते हैं सर्वे, वो उनकी मर्जी है। उसके सर्वेज होते रहते हैं। तो 70वां राउंड हुआ सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का, और ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं इसके बारे में कि राजस्थान में क्या चल रहा है, पूरे देश के एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जो हैं उनमें OBC की मात्रा कितने % है, एंड केरला में क्या चल रहा है। नाउ अब सीखने वाली बात क्या है, क्या ये पॉसिबल है कि आप इंडिया के सभी स्टेट्स और यूटीज का जो भी डाटा निकल के आए किसी भी सैंपल सर्वे में, ये तो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड सर्वे है, देन सम अदर सर्वे इज गोइंग टू बी देयर अबाउट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, आप सभी स्टेट्स का याद कर जाओगे? नहीं कर सकते, सही बात है। तो नेगेटिव मार्किंग के बड़े चांसेस है, ये मान के क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना है इन द प्रीलिम्स, राइट? बट अगर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू पीपल हैव अटेम्प्टेड वो बहुत कम है, मान लो 50 क्वेश्चन पे आप एग्जाम में बैठे हुए हो, तो अब तो भाई तुक्का मारना पड़ेगा। जब तक हम 75 क्रॉस नहीं कर जाते प्रीलिम्स में, हम खतरे से बाहर नहीं हैं। और आते कितने होते हैं? 30-40 के बीच में। हर एक बेस्ट एस्पिरेंट जो है, टॉपर्स की बात सुन लेना, दे विल टेल यू 30-40 आते थे, उसके बाद तो आते नहीं होते। तो आप 40 से या 35 से लेट से 75 कैसे जाते हो? तुक्के मार के, नेगेटिव मार्किंग वाली लैंड माइन से बचते हुए, राइट? कहीं माइन के ऊपर पैर पड़ गया तो उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अब पढ़ते हैं। राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स अमंग इट्स रूरल हाउसहोल्ड्स। तो सारे देश में जितने भी रूरल हाउसहोल्ड्स हैं उनकी कितनी % एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स हैं, ये परसेंटेज सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है? साउंड्स मतलब ऐसा कोई रेड फ्लैग नहीं लगता, इट्स अ रूरल स्टेट, इट इज अ वेरी लार्ज स्टेट। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है गलत ना हो। आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री, लिटिल ओवर 60% से ज्यादा टोटल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स जो हैं वो है OBC, राइट? नाउ दिस लाइक इज अ bit of red flag to me. 50-52% इज OBC, वाई 60% से ज्यादा हो सकता है सही भी हो। अब वही है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये ट्रैप क्वेश्चंस भी होते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं वो एस्पिरेंट हूं जिसके क्वेश्चन ही 30 हुए हैं, वो तो करके आएगा ना, तो मैं इसको गलत मानने की अपनी किस्मत आजमाऊंगा। केरला में लिटिल ओवर 60%। अब केरला बड़ी प्रॉस्परस स्टेट है, तो मान लेते हैं, न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हैं हम लगातार, हमें पता है कि अर्बनाइजेशन हो जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, तो मे बी केरला इज अ वेरी प्रॉस्परस स्टेट, अर्बनाइजेशन ज्यादा होगी। A little over 60% of agricultural households reported to have received maximum income from sources other than agriculture activities. तो एग्रीकल्चर के अलावा भी इनकम आती है जिन एग्रीकल्चरल घरों के अंदर, वो मात्रा है 60% से ज्यादा। केरला से आउट माइग्रेशन भी बढ़ी हुई है, ये भी एक पॉसिबिलिटी लगती है, राइट? सो मे बी होता हो। सो नाउ नंबर 2 स्टेटमेंट की पॉपुलेशन OBC की
टोटल पॉपुलेशन इतनी, एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स में ज्यादा, ये मेरे को रेड फ्लैग लगा, आपको शायद ना लगे, या फिर मेरे को जो लग रहा है वो गलत हो, कुछ भी हो सकता है। ट्रिकी क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग करवा देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मजबूरी में है तो इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब देखो मैं देखता हूं कि अगर 2 को एलिमिनेट करें तो ये सारे निकल गए, ये तो तुक्का मार लेते हैं, सी इज द राइट आंसर एंड सी इज द राइट आंसर। अब देखो मेरे को तो पता है, राइट, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं आपके सामने सही गलत करने की, रियल एग्जाम सिनेरियो में माइंड कैसे वर्क करता है और करना चाहिए इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? डू यू बिलीव आई एम ऑनेस्ट? राइट, तो मैं ऑनेस्टी के साथ आपको बता रहा हूं, पता किसी को नहीं होता। देन नेशनल सैंपल सर्वे के साथ के बारे में आप ये सारा कुछ रीड करोगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं जी, देखते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन है या फिर इजी क्वेश्चन है। दे आर टॉकिंग अबाउट लिबरलाइजेशन, राइट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये तो सिलेबस में लिखा हुआ है, लंबी चौड़ी लाइंस लिखी हुई हैं इसके बारे में, और मेंस के लिए भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, क्या इंपैक्ट हुआ लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का। आज की जो दुनिया है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, उसमें डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ये सब चर्चाएं चलती रहती हैं, तो ये कोई सरप्राइजिंग टॉपिक नहीं आ गया, ये तो आना ही था। पढ़ लेते हैं। 1991 के बाद ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, आर्थिक सुधार हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? कमांड क्या? करेक्ट कोड्स, करेक्ट आंसर पूछा गया। कई बार यहां पे इनकरेक्ट भी होता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये अलग गलती करवाने के ट्रिक्स हैं यूपीएससी के। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, तो दिस इज आउटरेजियस, डिस्गस्टिंग, गलत, बिल्कुल ही गलत। अगर आपने कहीं पर भी अच्छी इकोनॉमी की क्लासेस लगाई हैं या फिर आपने एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, यू नो इट, राइट। अब देखो कोई बच्चा प्रीलिम्स में जाके बैठ जाए जिसको ये ना पता हो कि जीडीपी की कंट्रीब्यूशन में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज किसकी है? जब कोई देश बहुत गरीब होता है, इकोनॉमी इज वेरी पुअर, तो एग्रीकल्चर की ज्यादा होती है, फिर कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर, स्पेसिफिकली सर्विसेज सेक्टर ने ही मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया जीडीपी को। तो एग्रीकल्चर का शेयर कैसे बढ़ गया भाई? पॉसिबल नहीं है। ये तो तब होगा अगर देश जो है उसमें कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए और इंडियन इकोनॉमी जो है कंट्रैक्ट करनी स्टार्ट कर दे, तब ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये तो गलत है, वन गलत है, तो सबसे पहले मैं तो एलिमिनेशन करूंगा। आप शायद बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बाकी सब पढ़ते रहना, और एलिमिनेशन करके मुझे क्या पता लगा, बिकॉज ये तो मुझे पता ना, मैं इकोनॉमी करके आया हूं। 2 and 3, 2, 3 and 4, 4 नंबर स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। India's foreign exchange reserves increased enormously, obviously they are increasing, that is the whole competition. The Hindu, Indian Express, इकोनॉमी पेज यही तो चर्चा करता रहता है, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व कहां पहुंचे, चाइना के कितने हैं। 1991 में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी बहुत कम रह गए थे, डू यू रिमेंबर दैट? इंपोर्ट्स के लिए बहुत कम 2 हफ्ते का फॉरेक्स रह गया था। If you don't have money in your forex reserves, you cannot import things. You remember that, right? You have done good preparation. तो तब से ये बढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, और यही तो पूछा है। Such a simple question. So 2, 3 and 4, 2 and 3 अभी तक हमने पढ़े नहीं है, क्यों पढ़ने हैं? घर जाके पढ़ लेंगे, समय कम है। जब हो ही गया, अब देखो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, I'm telling you. जब आप प्रीलिम्स दे रहे होगे, आप पढ़ोगे, आप कहोगे एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। आपका अगर मॉक टेस्ट के अंदर पेपर पूरा नहीं हो रहा और आप जल्दी से सब कुछ पढ़ने की कोशिश करो, एंड इवन व्हेन यू नो इट इज वेरी क्लियर कि ये इंपैक्ट ही क्रिएट नहीं करने वाले, अगर आप 100% श्योर हो तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता, कईयों की स्पीड होती है कम, कई 3 रीडिंग ले लेते हैं प्रीलिम्स की। फर्स्ट रीडिंग में 100% श्योर शॉर्ट कर देते हैं, सेकेंड रीडिंग में तुक्का लगाना स्टार्ट करते हैं, थर्ड रीडिंग में गिनती करने के बाद थर्ड रीडिंग लेते हैं कि कहां पहुंचे, कितने क्वेश्चंस कर दिए हमने, एंड फिर करते हैं कि 75, 80 तो क्रॉस करें, ताकि बिकॉज सही करने पर ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, गलत करने पर कम कट रहे हैं, तो एक्यूरेसी अच्छी रखते हुए, डिसेंट रखते हुए अगर करेंगे
ज्यादा क्वेश्चंस तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका क्लियर होगा, अनटिल अनलेस आप सारा कुछ गलत करके आते हो, राइट। सो दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला भी नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये मत सोचना इतना आसान यूपीएससी कैसे पूछ सकती है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में। एक और आसान क्वेश्चन, न्यूज़पेपर जो सिर्फ हेडलाइन पढ़ रहा है बच्चा, अंदर भी नहीं जा रहा, उसको भी पता है, राइट। एंड पिछले 8-10 सालों से ये न्यूज में चल रहा है, broad based trade and investment agreement is sometimes seen in the news. They are telling this, you don't believe me. In the context of negotiations held between India and कौन सा देश, लिख दो जी, आई एम गिविंग यू 10 seconds। जिनका प्रीलिम्स है 2025 में 26 में स्टेट पीसीएस का यूपीएससी का, वो लिखेंगे, ईमानदारी के साथ लिखेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू चीट विद योरसेल्फ, राइट द आंसर डाउन इन द कमेंट्स। क्या है जी, बीटीआईए यूरोपियन यूनियन के साथ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ओईसीडी शांघाई कोऑपरेशन काउंसिल। व्हाट इज राइट आंसर? आपके बेनिफिट के लिए पीडीएफ के अंदर इन चारों के बारे में भी कुछ कुछ डलवा दिया। एंड ऑन द चैनल देयर इज अ प्लेलिस्ट, ऑन द प्लेलिस्ट, इन दैट प्लेलिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, G20 और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में चर्चा है। ऐसे क्वेश्चंस भी बड़े फेवरेट हैं यूपीएससी के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सो द राइट आंसर इज ए, यूरोपियन यूनियन। चर्चा ही चल रही है, अभी भी चल रही है, दोबारा होगी ये 2025 में एक्टिव। ठीक है जी, हम ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं पिछले 10 साल के भीतर पूछे गए क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। हो सकता है स्टेट बीसीएस में ये रिपीट भी हो जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी जानकारी आपको पढ़नी है। आगे चलते हैं जी, अटल पेंशन योजना, लास्ट गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर एक और सवाल। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो बहुत पुरानी स्कीम नहीं पूछी इस बार, कई बार पूछ भी लेते हैं। करेक्ट इज द कमांड, इसके ऊपर तो पैनी निगाह रखनी पड़ेगी, बिकॉज करेक्ट का इनकरेक्ट हो गया हम नेगेटिव मार्किंग कर लेंगे उस क्वेश्चन में जो आता था, राइट। ये तो पाप है, क्योंकि ध्यान की कमी थी, क्योंकि टेस्ट कम देके आए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए थे, राइट। Alright, it is a minimum guaranteed pension scheme mainly targeted at the unorganized sector worker. Unregulated, unorganized, one of the same thing. देखो, अगर बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई मजदूर, राइट, मारुति सुजुकी ह्यूंडई के वर्कशॉप में, एप्पल के आईफोन बनाने वाली कंपनी में, तो उनको तो लेबर लॉस का बड़ी सख्ती से पालन करना पड़ेगा। बट अगर कई माइक्रो यूनिट है, कोई छोटी फैक्ट्री है, वहां पर 4 बंदे लेबर लगी हुई है, उनको कोई लेबर लॉस का लाभ नहीं मिल रहा, और ज्यादातर इंडिया के अंदर 80% से भी ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके बारे में कौन सोचेगा? सरकार कह रही मैं सोचूंगी, तो आपकी पेंशन हम इंश्योर करेंगे, आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करो, हम भी डालेंगे। तो दैट इज व्हाट दिस पेंशन स्कीम इज। Only one member of a family can join the scheme. So अगर पिताजी मजदूर हैं, बेटा मजदूर है, तो एक बंदा क्यों करेगा भाई? What is the logic? There is no logic behind this point, right? And government schemes आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, 50-60 गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लोगे, 50 पता नहीं 75 गवर्नमेंट स्कीम्स की एक वीडियो भी है ऑन दिस चैनल। गवर्नमेंट स्कीम्स की एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, देखो तो सही, पढ़ो तो सही। तो जब खुद भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, vikaspedia.in, जो आपने पहले नहीं लिखा फॉर सम रीजन, सो vikaspedia.in जो है उस पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ोगे, आपको ये ऐसे फ्लॉज बहुत दूर से नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। एलिमिनेट कर दें, कौन रह गया? 3 नंबर स्टेटमेंट रह गई, ये तो सही हो गया। अगर कच्चा पक्का भी पता था तो अच्छी बात है, नहीं तो शॉर्टकट हो गया। एलिमिनेशन का यही तो मैजिक है। Third is same amount of pension guaranteed for the spouse for life after subscriber's death. तो अगर किसी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की डेथ हो गई, उसने पेंशन के लिए प्रीमियम दिया था, जितना उसने दिया सरकार ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन की, दैट इज व्हाट द फीचर ऑफ द स्कीम इज। उसकी डेथ हो गई तो क्या उसकी बीवी को, उसके स्पाउस को, पार्टनर को भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। देखो 2014 ऑनवर्ड सभी गवर्नमेंट स्कीम्स तो रट के जाएंगे ना, अभी भी सेम सरकार चल रही है। हाउ कैन वी नॉट कवर सच रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स? सो आपको बहुत इजी लगेगा। स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज जब आप देखते हो तो आपको बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, होते नहीं है। आपने अभी कुछ देखा नहीं है,
स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम अपने आप को टेस्ट करने के लिए नहीं यूज करते, हम समझने के लिए यूज करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, कौन सी चीज छोड़ दें। अगर समझ में आया प्लीज राइट डाउन समझ में आया। यू पीपल शुड प्रेस दैट लाइक बटन। अगर जितनी भी बाकी पुरानी और नई वीडियोस हैं, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, वो सारी वीडियोस YouTube आपको सजेस्ट करना स्टार्ट कर दे, यू शुड प्रेस द लाइक बटन। इफ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब कर लो। और ये सारी वीडियोस आ रही हैं, आंसर राइटिंग की वीडियोस आ रही हैं और बहुत सारे करंट अफेयर्स आ रहे हैं। नहीं अगर लाइक दबाना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लॉन्चपैड आईएएस इंस्टीट्यूट। वहां पे हम पुरानी वीडियोस भी उठा उठा के भेजते रहते हैं, एंड एवरी न्यू वीडियो दैट विल बी अपलोडेड, उसका लिंक भी आपको आ जाएगा। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट अटल पेंशन योजना, तो इसको आपको पढ़ना है, दैट इज ऑल। इफ यू आर जस्ट वॉचिंग द PYQs हेयर एंड देयर वीडियोस, रैंडम प्रेपरेशन चल रही है, तो ये अच्छी प्रेपरेशन नहीं चल रही, आपको भी पता है। कई बच्चे 2-2, 3-3 साल निकाल देते हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन नहीं कर पाते। सो यू शुड बी पार्ट ऑफ अ बैच। इफ यू वांट टू कवर द कोर्स कंप्लीट सिलेबस विद अस, यू कैन गिव अ कॉल ऑन दीज नंबर्स। यहां पर स्टूडेंट काउंसलर्स आपको सारा समझा देंगे, मुफ्त की डेमो क्लास भी देंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको एड्रेस करेंगे, एंड इजी EMI फैसिलिटी से कैसे आप फी भी पे कर सकते हो वो भी बता देंगे। सो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। बाकी जो ऑलरेडी बैच में है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो मेरी क्लास में मत आना, राइट? चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।